स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब हम बात करेंगे देश में अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले अब सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर लेंगी। तो आज कल की बात हुई, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं, पिछले जून जुलाई की बात करना चाहता हूं। पहले मैं आपसे, जब ये इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, याद कीजिए, नीतीश कुमार आए थे, ममता बनर्जी आई थी, दिल्ली आए थे नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे, फिर ऐसे तमाम लोगों को, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, तमाम लोगों को लेकर के पटना में बैठक, मुंबई में बैठक, बेंगलुरु में बैठक, फिर दिसंबर में दिल्ली में बैठक। लगा जाने क्या बना लेंगे, क्या देश के अंदर एक ऐसा अलायंस बनने जा रहा है जो 77 में भी नहीं बना था शायद, जैसी हवा बनी थी 77 में इंदिरा गांधी को हराने के लिए। कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, और वक्त से पहले तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। हुआ क्या? आज इंडिया अलायंस में जितने लोग इन बैठकों में जाते थे, एक नहीं बचा। ममता बनर्जी चली गई, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं दिल्ली में कर लूंगा गठबंधन आपसे, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं करूंगा। सारी बातें आपकी देखी हुई हैं। और यही लोग बड़ा तंज कसते थे नरेंद्र मोदी के ऊपर कि कहाँ है आपके गठबंधन के साथी, कहाँ है अकाली दल, कहाँ है शिवसेना, कहाँ है उद्धव ठाकरे वाली, जेडीयू कहाँ है नीतीश कुमार वाली, AIADM के आपको छोड़ करके चला गया, कहां से लाओगे बहुमत? अपना बहुमत छोड़िए, उन्होंने तो कहा कि बीजेपी 370 आएगी और एनडीए को 400 आएगा। अब मैं आज आपको बता रहा हूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी इन 400 के लिए कर क्या रहे हैं। तो पहले मैं अलायंस की बात आपसे कर लेता हूं। नरेंद्र मोदी की पर्सनल छाप इन फैसलों पर दिख रही है, इसलिए मैं पहले उसकी चर्चा कर रहा हूं। टीडीपी के साथ अलायंस किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। टीडीपी के कौन है? चंद्रबाबू नायडू ने क्या क्या अपशब्द नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कहे थे। इतने वो ऐसे अपशब्द हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन आज इस चुनाव में जाते वक्त वही चंद्रबाबू नायडू खुद दिल्ली चलकर आते हैं और अलायंस करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा पुरानी बातें भूल जाओ। उनको पार्टी के लोगों ने याद दिलाया कि सर इन्होंने तो आपके लिए क्या क्या कहा हुआ है। उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं, इन बातों में मत उलझो। अलायंस, अभी चुनाव के लिए अलायंस जरूरी है, जिससे भी जरूरी है अलायंस करो। नीतीश कुमार क्या कह के अलग हुए थे बिहार में सरकार से, एनडीए से, वही पलट करके आज बार बार कह रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम वापस आ गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। वो नरेंद्र मोदी की सभाओं में भी जाते हैं। अकाली दल के साथ पंजाब में बातचीत चल रही है। AIADMK के साथ भी करार पूरी तरह टूटा नहीं है। त्रिपुरा मोथा, उसके साथ त्रिपुरा के अंदर अलायंस जो है वो कर लिया गया है। ओडिशा के में बीजेडी के साथ अलायंस हो सकता है, नवीन पटनायक की पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है। यह अलायंस करने की कोशिश पहली बार 2009 में की गई थी, तब नवीन पटनायक ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि लोकसभा में हम बड़े भाई, विधानसभा के चुनाव में आप बड़े भाई। इस बात के लिए अब नवीन पटनायक बताया जा रहा है तैयार हो गए हैं, और उस अलायंस की जो बारीकियां हैं बहुत जल्द आपको पता चल जाएंगी। तो पंजाब में, बिहार में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, इन बड़े राज्यों के अंदर एक अलायंस पार्टनर के साथ, और महाराष्ट्र में तो है ही ना। महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टियों को आप ले लीजिए, कोई मैं भूल जाऊंगा नाम, तुम्हारे साथी बना देंगे, याद दिला देंगे, हर्षवर्धन जी। तो अब कहां रह गया इंडिया गठबंधन, और एनडीए को लेकर जो लोग उंगलियां उठाते थे वो आज कहां खड़ा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि हम लोग बार बार कहते रहे, आप भी कहते रहे, अब इसको अब तो कम से कम इंडिया गठबंधन मत कहिए। क्या कहें फिर? गलती से भी नहीं, विपक्षी गठजोड़ कहिए। चलिए कहिए भाई कि यूपीए की अब इंडिया गठबंधन कहते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन उनको बुरा लगता है, वो कहते हैं कि आप क्यों ऐसे हमारा नाम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सचमुच देश के नाम पर एक गठजोड़ बनाया, छिन्न भिन्न हो गया। आपको याद होगा उस वक्त कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कहा करते थे अभी जब भारत जीतेगा मैच और इंडिया करेंगे सब स्टेडियम में, तो क्या करेंगे भाजपा वाले। कमाल की बात यह कि ये कहते हुए वो ये नहीं सोचे कि जो पनौती वो कह रहे हैं कहीं उल्टा ना लग गया। अब किसकी पनौती लगे भगवान जाने। कौन चाह रहा था कि इंडिया चिल्लाया जाए? अब तो लग रहा है लगी गई, और लग गया। और आप अगर देखिए कैसे लगा कि जिसको हम कहते हैं कोई गठजोड़ बनता है तो उसकी बनेगी एक धुरी लीडरशिप। वो धुरी थे नीतीश कुमार, कहां गायब हो गए? कौन अखिलेश यादव के साथ हाथ पकड़कर वो गेहूं और चावल लेकर, बढ़िया पोटली लेकर निकले थे? जयंत चौधरी गायब हो गए। ममता बनर्जी वो आकर कहती कि हम लड़ेंगे इन कम्युनल फोर्सेस से, कहां है? पूरी सीटों पर प्रत्याशी फैशन शो के अंदाज में कर दिया, गायब हो गए। और अब तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के भीतर के बड़े नेता, ऐसा नहीं है, 2 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी से पार्टी छोड़ी है, चुरू और यहां हरियाणा में बृजेंद्र सिंह,
लेकिन उन दोनों सांसदों का टिकट कटना तय था, एक का कट गया था, एक का कटने वाला था। यहां तो पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ जा रहे हैं, यहां तो जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है वो छोड़ के चले जा रहे हैं। और मूल बात समझिए, एक सहयोगी दूसरे से बात नहीं करने की स्थिति में नहीं है, समय उनको बहुत लगता है और यहां इतनी बात वो कब कर लेते हैं कि पता नहीं चलता। और एक बात मैं कहूंगा, आपने 77 का जिक्र किया, इस देश को ध्यान रखना चाहिए, एक वो समय था जब आपातकाल में देश में हर विपक्षी नेता जेल में डाला जा रहा था, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। और आज का एक समय है जिसमें लाइन लगी हुई है, अदालत उनको छोड़ नहीं रही है, वहां सारे अधिकार रद्द थे, यहां सब कुछ है। दोनों का फर्क भी समझना चाहिए। 75-77 से आज की तुलना किसी कीमत पर नहीं हो सकती। और मूल बात, एक तरफ तो पूरी तैयारी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ यह है कि जाओगे कहां, विकल्प तो हम ही है ना भाई। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी, अब हमको वोट दे दो। अरे मैं जल्दी से बता भी देता हूं आपको, क्योंकि बीजेपी ने कल टिकट जो है दूसरी लिस्ट की निकाल दी है, तो उनके बारे में 72 नामों वाली ये दूसरी लिस्ट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें 7 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया है दूसरी लिस्ट में। कुल मिलाकर के बीजेपी के 5 एक्स सीएम अब चुनाव लड़ेंगे। 72 नाम है, जिनमें से 26 नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव खेला है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, इसमें 10 नए लोग हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 6, कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब 20 हो गए हैं शायद। हरियाणा के सारे उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के भी अब सारे नाम जो हैं वो फाइनल कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में 2 पूर्व सीएम का टिकट जो है वो कट गया है। इस तरह दिल्ली की 7 सीटों पर 6 नए चेहरे हैं, केवल एक मनोज तिवारी, उनका टिकट बचा है। बीजेपी ने कई बड़े बड़े लोगों के नाम एक बार फिर आगे कर दिए। नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे नागपुर से, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक वो राज्यसभा से आते हैं और उसने मुंबई नॉर्थ से टिकट दे दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन पहले जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, वो करनाल से अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है बीजेपी की जीत होती है तो उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कर्नाटका के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के साथ साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है। खट्टर जी करनाल से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा है। इनके अलावा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का मैंने जो आपसे नाम लिया था, ये नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राज्यसभा से अभी तक ये चुनाव लड़ा करते थे। बहुत से और नाम है, समीर जी आपको बताएंगे। और क्या खासियत है इन लोगों की जो नाम आप बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दोनों सूची जारी कर दी है अपने लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर, अगर आप दोनों सूची को देखेंगे तो 67 के लगभग सांसदों का टिकट काटा है। और कई केंद्रीय मंत्री भी, मतलब जो जिनका कंफर्म था, जैसे सूरत से जशोदा जडोस जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री है और टेक्सटाइल मिनिस्टर है, 3 बार की सांसद रही है, 2009 में रही, 14 में रही, 19 में रही है, उसका टिकट काट दिया गया है। बंबई की 6 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 2019 में 3 भारतीय जनता पार्टी की और 3 शिवसेना ने जीती थी। 3 में से जो भारतीय जनता पार्टी की कोटे की सीटें थी, उसमें से 2 टिकट जिनका लगभग तय माना जा रहा था, गोपाल शेट्टी का अभी वहां तो अलायंस घोषित नहीं हुआ, तो टिकट कैसे पड़ गया महाराष्ट्र के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किन सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सीट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पुणे की सीट पर जहां पर अजित पवार बहुत कोशिश कर रहे थे, उसके पालक मंत्री बन गए थे झगड़ा करके, वो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बीजेपी के सांसद की वहां से निधन हो गई थी। माड़ा जैसी सीट जो शरद पवार यहां से सांसद रहे, अजित पवार माड़ा भी चाह रहे थे, माड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर कर दिया। भीड़ से पंकजा मुंडे को टिकट दे दिया गया, उनकी बहन वहां से सांसद थी, बहन का टिकट काट दिया है। वो तय था प्रीतम मुंडे का टिकट कटना। पंकजा मुंडे भी विधानसभा चुनाव हार गई थी पिछली बार, और विधान परिषद में उन्हें भेजा नहीं गया था। फिर उन्हें राज्यसभा की वो कोशिश कर रही थी, वहां भी नहीं भेजा गया। प्रदेश के स्थानीय नेताओं के साथ उनका थोड़ा अनबन चल रहा था। तो दादर नगर हवेली का बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा आप ये सुनिएगा। दादर नगर हवेली में इस वक्त सिटिंग एमपी जो है, सांसद जो है, वो उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना का है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का अभी भी सिटिंग एमपी है, उसको उनको टिकट दे दिया भाजपा ने। वहां से सांसद थे, उनका निधन हो गया था, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उनकी पत्नी को, उनकी वाइफ को वहां से टिकट दिया था और वो चुनाव जीत गई थी। उद्धव ठाकरे उस सीट को लेकर बहुत कंफर्टेबल थे और बार बार कह रहे थे कि वहां से हमारी जीत होने वाली है। उन्होंने शिवसेना की पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दमनदीव से टिकट दे दिया। और एक चेहरा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं बताता हूं उनके बारे में। ये परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब हैं, उनकी पत्नी है। ये पटियाला की सांसद हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी में थी। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो आ गए थे बीजेपी में पंजाब के इलेक्शन के बाद, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपनी सांसद को सस्पेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके पति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी।
इनको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अभी तक ये कांग्रेस पार्टी में थी और ये अब बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, पटियाला राजघराने से आती हैं। अब ये पहली बार होगा कि पटियाला की सीट, राजघराने की जो सीट है, उस पर बीजेपी का उम्मीदवार उतरेगा। आज तक कभी वहां वो उस सीट पर बीजेपी नहीं लड़ी है। देखिए, बीजेपी जो कर रही है, आप जब कह रहे थे तो मुझे थोड़ा इसलिए हंसी आ रही थी कि आप कह रहे थे कि उन सीटों पर घोषित कर रहे हैं, अभी समझौता तो हुआ नहीं है। अब देखिए, दोनों के मूल चरित्र का फर्क देखिए। एक तरफ तो उनके घर की 2 सीटें, रायबरेली, अमेठी, उस पर भी प्रत्याशी घोषित करने का साहस नहीं। भारतीय जनता पार्टी वहां भी प्रत्याशी घोषित कर दे रही, जो शिवसेना के साथ हो रहा करती थी, और भी एक न, लेकिन सहमति बना ली उन्होंने। अब ये इसी तरह से दिख रहा है, कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परिणीत कौर वो चुनाव लड़ेंगी। पुणे लेना बड़ी बात है। जो जिसकी बात हम लोग करें, मोहन भाई डेलकर 7 बार के सांसद, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी पत्नी को लड़ाया, जिता लिया। लगा था कि वो तो एक सीट ऐसी होगी जो महाराष्ट्र के बाहर है, ये भी समझिए, वो महाराष्ट्र के बाहर है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। इसका मतलब ये हुआ ना कि या तो आप विपक्ष में रहते हुए ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हर कोई लड़ेगा, हमारे लिए सब लड़े। राजनीति में कोई दूसरे के लिए नहीं लड़ता जब आप खुद ही लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अभी सोचिए, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो चुनाव हारे, चुनाव जीते, लेकिन अगर हर दूसरे चौथे कांग्रेस का कोई महासचिव, कोई पूर्व मंत्री, कोई पूर्व सांसद इस तरह से कतार लगाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हो, तो फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। वहां जाकर इस विपक्ष की सबसे बड़ी मुश्किल है, उससे कैसे उबर पाएंगे। और चुनाव आते आते अगर यही स्थिति रही, तो जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव वन साइडेड है, तो शायद वन साइडेड में कुछ बड़ा वाला कुछ लगाना पड़ेगा। क्या विजय जी, कैसे कहेंगे इसको? फिर वन साइडेड तो हल्का शब्द हो जाएगा, एक तरफा से बड़ा चुनाव हो कुछ गया। बड़ा कहना पड़ेगा ना, कि एकदम से। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का भी कैसा ध्यान रखती है। अभी अशोक चौहान आए थे, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बना दिया है, नांदेड़ के बड़े नेता रहे हैं, 2019 का चुनाव हार गए थे वो खिचड़ीकर जी से। अशोक चौहान चाहते थे कि नांदेड़ की सीट उनके पसंद के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट दे, खिचड़ीकर को न दे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा, आप राज्यसभा चले गए हो, नांदेड़ से हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, और खिचड़ीकर को फिर टिकट दे दिया। तो ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस से आ गए हो तो आपके मन के, आपके क्षेत्र के होंगे, आप वहां के बड़े नेता रहे होंगे। लेकिन मैं वो राज्य का तो किया ना, तेलंगाना, लेकिन तेलंगाना मैं कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस के मन का तो किया एक तरह से। अब तो ठीक हो गया। देवेंद्र फडणवीस तो आज इतने खुश होंगे, दे दिया सबको। देवेंद्र फडणवीस जितने प्रतिद्वंदी थे महाराष्ट्र में, सारे के सारे जो है अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवार, उनको चंद्रपुर से टिकट दिया है। चंद्रपुर की सीट हंसराज अहीर हार गए थे 2019 के अंदर, 2014 में जीते थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे हंसराज अहीर, और हारने के बाद लेकिन तेलंगाना में उन्होंने आरोप लगाया, तेलंगाना में टिकट घोषित किया है बीजेपी ने। तेलंगाना जो आप बात कर रहे थे ना, उसमें जोड़ रहा हूं, 4 लोग अभी हाल में कांग्रेस पार्टी से आए, चारों को टिकट दिया बीजेपी ने तेलंगाना में। ये क्या बताता है विजय जी? तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अभी एक ताकतवर पार्टी के तौर पर नहीं है। हालांकि उसने बहुत बड़ा जंप लिया, एक तरह से काफी संगठन को मजबूत किया, लेकिन अभी तेलंगाना और पंजाब दोनों ही राज्य इस तरह के हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पे मजबूत नहीं है और उसके पास बड़े नेता नहीं है। तो उसको जरूरत है कि वो जो दूसरी पार्टी के मजबूत लीडर हो सकते हैं या जिनको वहां जगह नहीं मिल रही, उनको लाकर अपने संगठन को ज्यादा मजबूत करे, और यदि उनमें से भी कोई सीट निकल जाती है तो वो बेहतर है। जैसे अभी दिल्ली के नाम लगा दिए, आप बोलिए सर। जी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही हुई है, और कई राज्यों में किया गया है। केवल तेलंगाना तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, चारों राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस तरह से मजबूत नहीं है। तो वहां वो नई पार्टी। दिल्ली की बात करते हैं जरा। दिल्ली के सारे नाम लगा दीजिए। दिल्ली में एक मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी सबके टिकट क्यों काटे आपको लगता है? नहीं, दो मतलब उसमें खास तौर से जो ईस्ट दिल्ली के हैं गौतम गंभीर और हंसराज अहीर साहब, उन दोनों को लेकर तो काफ़ी नाराजगी थी कि वो लोग वहाँ पर, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जनता उनसे नाराज है, उनकी एब्सेंस वहाँ पर रहती थी। तो इसलिए लगातार उन दोनों के नाम पर काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। जो विदुड़ी साहब है, रमेश विदुड़ी, उनके जो बयान आए थे, शायद एक वो बड़ी वजह रही हो जिसकी वजह से उनका टिकट काटकर रामवीर सिंह विदुड़ी को टिकट कर दिया। 7 में से 6 नए चेहरे हैं जिनको इस बार टिकट दिया गया। 7 में से 6 नए चेहरे हैं। और 6 उम्मीदवार जो दिए, इनमें से 3 पूर्व मेयर हैं। ये आपको बता दें बैकग्राउंड। योगेन चंदोलिया हैं, ये हैं कपिल जी सहरावत है, हर्ष मेहरोत्रा। संगठन में जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो संगठन में काम कर रहे थे, उनको टिकट दे दिया।
यानी पूरी तरह से अगर कहें तो ये जो 7 के 7 लोकसभा सांसद हैं उसमें मनोज तिवारी की एक सेलिब्रिटी वैल्यू आप ले सकते हैं, वरना सारे लोग पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन मतलब उनकी एक सेलिब्रिटी वैल्यू है। मनोज तिवारी का टिकट कटा भी नहीं, उसके अलावा सारे लोग हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पूर्वांचल फैक्टर भी है, चाहे और वो केवल एक स्टार प्रचारक नहीं है, मनोज तिवारी अब खांटी नेता बन चुके नेता हो गए हैं। नहीं, और बहुत बदलाव भी मनोज तिवारी में देखने को पूर्वांचल में मिला। उनकी मनोज पकड़ तिवारी है। जिस तरह से अपने आप को चेंज किया, पूरी और पर्सनालिटी बदल उसके अलावा गई। अगर आप देखें तो आप इसको कॉम्बो के तौर पर देखें तो आप ठीक है कि विधुड़ी की जगह विधुड़ी देंगे, प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत देंगे, लेकिन आपके पास 2 नेता कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज, आपके पास व्यापारी नेता प्रवीण खंडेवाल, रामवीर सिंह विधुड़ी, जो जिस पर मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भले कमलजीत सहरावत का रहा, लेकिन रामवीर विधुड़ी, रमेश विधुड़ी के सामने अभी भी बहुत जिसको कहते हैं ना कि उस तरह से नहीं माने जाते। रमेश विधुड़ी का और परवेश वर्मा का, रमेश विधुड़ी और परवेश वर्मा का टिकट कटना, ये आपको हैरानी होती? नहीं, मुझे लगता था कि नहीं कटेगा। मैं इन दोनों सीटों पर मैं कहता हूं कि इसमें मुझे लगता था कि नहीं कटेगा, और मैं इस बात को थोड़ा सा कम मानता हूं कि उन्होंने जो बयान दे दिया या कर दिया, कई बार पोजीशनिंग का मसला होता, हो सकता है कि वो बात कम ठीक लगी। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे, मैंने कहा था इस सब में नरेंद्र मोदी की छाप वो कहां कैसे दिखाई देती है? अध्यक्ष तो नड्डा जी हैं, उसके बाद चुनाव का बहुत सारा काम, स्ट्रेटेजी का जो है, बल्कि मेजर काम वो अमित शाह जी खुद करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम होता है क्या कि वो लिस्ट भी देख ले, उम्मीदवार भी देख ले, अलायंस भी देख ले, इसको मना लो, इसको ले आओ? देखिए, इस पर तो मैं बड़ी स्पष्टता से कह दूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनकी बातचीत के आधार पर, मेरी प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं कि उसके आधार पर यह भ्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पर मिलते हैं, उनकी बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूं हर चीज का लगभग उनके पास डेटा फीडबैक होता है। कब कहां क्या करना है उसका एक बड़ा उदाहरण अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर स्कूटर की पिछली सीट पर वो खट्टर जी के साथ बैठे, खट्टर जी को केंद्र में लाना था, वो सांसद के प्रत्याशी हो गए, उन्हीं के व्यक्ति को बनाया गया, फिर भी उनको राज्य की राजनीति से बाहर लाया गया। नरेंद्र मोदी जब कोई योजना बनाते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप यहां भी देखें, और पहली बार हो रहा होगा, पहले भी होता था, भाजपा में बहुत बगावत विद्रोह कम होता है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि ज्यादातर बड़ी सीटों पर वो उसी प्रत्याशी को जिताने का दम भरते हुए या तो पोस्ट कर रहे हैं, या बयान दे रहे हैं, या उनके साथ जाके वो फोटो खिंचा रहे हैं। ये भी नरेंद्र मोदी की राजनीति, और जिसको हम कहते हैं ना, वो बार बार कहते हैं कि भाई हमने इतने साल किया, 50 साल तक तो हमको नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो आप संगठन के लिए काम करते रहिए, सही समय पर सही जगह पर आपको मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देना, जो आप हर्ष मल्होत्रा में देखते हैं, बांसुरी स्वराज में देखते हैं, प्रवीण खंडेलवाल में देखते हैं, कमलजीत सहरावत में देखते हैं, ये बहुत साफ साफ नजर आता है। एक वो मैसूर में भी टिकट दिया, 6 घंटे अगर प्रधानमंत्री प्रताप सिंह कीजिएगा, जो मैसूर राजघराने के हैं, मैसूर राजघराने से टिकट दिया गया। देखिए, छिंदवाड़ा टिकट का भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा। मैं छिंदवाड़ा टिकट का भी जिक्र करना चाहता हूं। छिंदवाड़ा इतनी हाई प्रोफाइल सीट है जो मध्य प्रदेश की, जहां से भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतना चाहती है। वहां लग रहा था कि किसी बाहर के बड़े उम्मीदवार को लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बंटी साहू को टिकट दिया, जो 2 बार विधानसभा चुनाव कमलनाथ से हारे, लेकिन बहुत बढ़िया फाइट उन्होंने विधानसभा चुनाव में की थी। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे उस समय वो 25,000 वोटों से हारे थे, और अभी 2023 के चुनाव में वो सिर्फ 35,000 वोटों से हारे। 45 साल के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि संगठन चुनाव लड़वाता है, आप चुनाव लड़िए, आपके साथ पूरा संगठन लड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा टिकट फिर से भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में दिया, और इस बार छिंदवाड़ा में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल नकुल नाथ इस बार हार सकते हैं। कोई और बड़ा नाम होता या बेहतर नाम होता तो शायद ज्यादा